ओके, तो पहला सवाल, ये क्रोमोसोम्स आखिर हैं क्या और ये डीएनए से डिफरेंट कैसे हैं? मतलब हम सुनते हैं कि पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स मिलते हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है। तो ये कंफ्यूजन क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो डीएनए और क्रोमोसोम में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। डीएनए को आप ऐसे सोचो कि एक लंबा धागा है, करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा। 8 से 10 सेंटीमीटर्स, वाओ। हाँ, और सेल का न्यूक्लियस वो तो बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर्स में मेजर होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। राइट। तो इतना लंबा डीएनए थ्रेड इतनी टाइनी स्पेस में कैसे फिट होगा? नेचर का डिजाइन यहाँ ब्रिलियंट है। डीएनए को स्पेशली पैक किया जाता है, हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स होते हैं, उनके अराउंड रैप करके। अच्छा। ये टाइटली पैक्ड डीएनए स्ट्रक्चर ही क्रोमोसोम कहलाता है, बेसिकली कंडेंस्ड डीएनए। अच्छा, जैसे पतंग का मंझा। मुझे याद है किलोमीटर्स लंबा होता है, पर चरखे पे लिपट कर कितनी छोटी सी जगह में आ जाता है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। तो हिस्टोन वो चरखा है और डीएनए वो मंझा। हाँ, कह सकते हैं। कभी सोचा है इतना सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इतनी एफिशिएंटली कैसे स्टोर होता होगा? अमेजिंग है। भाग 2, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, टेलोमेयर्स और सेंट्रोमेयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक टिपिकल क्रोमोसोम दिखता कैसा है? इसके दो मेन पार्ट्स हैं, राइट? एंड्स पर टेलोमेयर्स और बीच में कहीं सेंट्रोमेयर। और मुझे लगता है ये टेलोमेयर्स काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। टीलोमियर्स, इनको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे शू लेस के एंड पर प्लास्टिक कैप होता है ना। हाँ हाँ, वो एगलेट। एग्जैक्टली जैसे वो कैप लेस को खुलने से, फ्रे होने से बचाता है, वैसे ही टीलोमियर्स क्रोमोसोम के एंड्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव कैप्स। वाओ, प्रोटेक्टिव कैप्स फॉर आवर डीएनए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ फिर। सोर्स में एक फैसिनेटिंग नासा ट्विन स्टडी का भी मेंशन है, मार्क एंड स्कॉट के लिए। हाँ, वही स्टडी। उसमें जो ट्विन स्पेस में गया था, उसके टीलोमेयर्स लंबे हो गए। इसका मतलब स्पेस ट्रैवल से एजिंग स्लो हो सकती है। मतलब ये तो माइंड ब्लोइंग है। इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? एग्जैक्टली और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फैक्ट नहीं, साईफाई मूवीज जैसे इंटरस्टेलर में भी एक्सप्लोर किया गया है। वहां भी लॉन्ग स्पेस जर्नीज के लिए एजिंग स्लो करने का आइडिया टीलोमियर प्रोटेक्शन से लिंक किया गया था। राइट। जनरली टीलोमियर्स का शॉर्टन होना एजिंग प्रोसेस से एसोसिएटेड है, और जब ये छोटे होते जाते हैं तो क्रोमोसोमल डैमेज का रिस्क भी बढ़ता है। तो हाँ, सोचो, ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस एंड बेयरली एजिंग, इसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ स्पैन के लिए? बहुत एक्साइटिंग है। अमेजिंग पॉसिबिलिटीज है, नो डाउट। अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपने बताया सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम का वो कंस्ट्रिक्शन पॉइंट है जो इसे एसेंशियली दो सेक्शंस या आर्म्स में डिवाइड करता है। हाँ बिल्कुल, कन्वेंशन के हिसाब से जो शॉर्ट आर्म होती है उसे पी आर्म कहते हैं, पी फॉर पटीट याद रखने के लिए, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसे क्यू आर्म कहते हैं। पी आर्म को यूजुअली डायग्राम्स में टॉप पर शो करते हैं। सेंट्रोमियर की एग्जैक्ट लोकेशन मैटर करती है क्या? इससे क्रोमोसोम के टाइप्स डिफाइन होते हैं? यस, डेफिनेटली। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर ही क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई करते हैं। 4 मेन टाइप्स हैं। पहला है मेटासेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होता है, तो पी आर्म और क्यू आर्म की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है, एम फॉर मिडिल। ठीक है। दूसरा सब मेटासेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमेयर मिडिल से थोड़ा ऊपर या नीचे होता है, तो पी आर्म थोड़ी शॉर्टर होती है क्यू आर्म से। ओके। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमेयर एक एंड के बहुत पास होता है, तो पी आर्म बहुत ही छोटी होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अच्छा। और चौथा टीलोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर, टिप पर होता है, तो इफेक्टिवली कोई पी आर्म होती ही नहीं है, टी फॉर टर्मिनल। बेसिकली सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्रोमोसोम की ओवरऑल शेप डिसाइड करती है जब हम उसे देखते हैं डिवीजन के टाइम। गॉट इट। तो सेंटर पॉइंट की लोकेशन मैटर्स अ लॉट। सोर्स में लिखा है कि ह्यूमंस में पहले 3 टाइप्स, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मिलते हैं, लेकिन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नेचुरली नहीं होते। ये इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, ये काफी स्पेसिफिक है। व्हाई डू यू थिंक ह्यूमंस माइट लैक टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स? मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शनल रीजन हो सकता है इसके पीछे? स्टेबिलिटी का इशू या कुछ और? गुड क्वेश्चन। शायद स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। टीलोमेयर्स दोनों एंड्स पर इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए। अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर हो तो शायद वो एंड कम स्टेबल हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। भाग 4, ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। राइट। अब स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक टिपिकल ह्यूमन सेल में? ये नंबर तो काफी कॉमन नॉलेज है, 23 पेयर्स। हाँ, 23 पेयर्स। ये पेयर्स आते कहाँ से हैं? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। हर इंडिविजुअल को 23 क्रोमोसोम्स का एक पूरा सेट अपनी मदर से मिलता है, ओवा के थ्रू, और 23 क्रोमोसोम्स का दूसरा सेट अपने फादर से मिलता है, स्पर्म के थ्रू। ओके। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये दोनों सेट्स कंबाइन होकर 23 पेयर्स बनाते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स एक नॉर्मल सोमैटिक सेल में, जैसे कि जाइगोट जो पहला सेल होता है। तो हर पेयर में एक क्रोमोसोम मैटरनल ओरिजिन का है, जिसे हम M से डिनोट कर सकते हैं, और एक पैटर्नल ओरिजिन का F से डिनोट कर सकते हैं। जैसे पेयर नंबर 1 में 1M और 1F होगा। ओके, मेक सेंस। 23 पेयर्स टोटल। इनमें से पहले 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। करेक्ट। और जो 23rd पेयर है उसे ऑलोसोम्स कहते हैं, या ज्यादा कॉमनली सेक्स क्रोमोसोम्स। राइट। ऑटोसोम्स जो है पेयर्स 1 से 22 तक, उनको उनकी लेंथ के बेसिस पर नंबर किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्रोमोसोम 1 सबसे लंबा है, फिर क्रोमोसोम 2 और ऐसे ही। क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम्स में सबसे छोटा है।
ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जिसे कैरियोटाइपिंग में यूज करते हैं। और ऑलोसोम्स यानी 23rd पेयर, वो सेक्स डिटरमिन करता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये 23rd पेयर या तो XX कॉम्बिनेशन होता है या XY। ओके, अगर मदर से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलता है, क्योंकि ओवा में सिर्फ X होता है। अगर फादर से भी X क्रोमोसोम मिला, स्पर्म में X हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन बनता है XX। दिस लीड्स टू फीमेल आइडेंटिटी। ठीक है। और अगर मदर से X मिला और फादर से Y क्रोमोसोम मिला, स्पर्म में Y भी हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन बनता है XY। दिस लीड्स टू मेल आइडेंटिटी। इंटरेस्टिंगली, ये जो Y क्रोमोसोम है, ये सबसे छोटा ह्यूमन क्रोमोसोम है। अच्छा, वाई सबसे छोटा है। इंटरेस्टिंग। हाँ, और टेक्निकली देखा जाए तो Y क्रोमोसोम ही एक्चुअल सेक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर है ह्यूमंस में, क्योंकि X क्रोमोसोम तो दोनों में प्रेजेंट है, XX फीमेल में भी और XY मेल में भी। सही बात है। तो Y क्रोमोसोम की प्रेजेंस मेल या एब्सेंस फीमेल ही प्राइमरीली बायोलॉजिकल सेक्स को डिटर्मिन करती है। सो इट्स रियली द Y क्रोमोसोम दैट एक्ट्स एज द मेन स्विच, कह सकते हैं, मेल डेवलपमेंट पाथवेज के लिए। काफी फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है ना ये। बिल्कुल, बहुत ही एलिगेंट सिस्टम है। भाग 5, क्रोमोसोम्स, जीन्स और डिफरेंशियल पैकेजिंग। एक मिनट, यहाँ एक डाउट है। अगर 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या इसका मतलब 46 डिफरेंट टाइप्स के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, या फंडामेंटली डीएनए एक ही टाइप का मटेरियल है? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? ग्रेट क्वेश्चन। कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ। बेसिकली मटेरियल तो वही है, डीएनए। उसके सीक्वेंस में हमारे सारे जीन्स एनकोडेड हैं, जो एस्टिमेटेड हैं करीब 20,000। 20,000 जीन्स? हाँ, लेकिन नेचर ने इस मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए उसे 23 डिफरेंट पैकेट्स में यानी क्रोमोसोम्स में डिवाइड कर दिया है। इसे कहते हैं डिफरेंशियल पैकेजिंग। अच्छा। सोचो, अगर एक ही एक्सट्रीमली लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता तो उसे हैंडल करना, रेप्लिकेट करना कितना मुश्किल होता। तो इन्फॉर्मेशन को 23 मैनेजेबल यूनिट्स में पैकेज किया गया है। और डिफरेंट क्रोमोसोम्स डिफरेंट साइज और शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें डीएनए की लेंथ और पैकिंग डेंसिटी अलग अलग होती है। सो नेचर बेसिकली डिवाइडेड द वर्कलोड। काफी स्मार्ट डिजाइन है। डज दिस पैकेजिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हिच जीन्स आर एक्टिव वेयर? मतलब पैकेजिंग का फंक्शन से भी लिंक है? प्रिसाइसली, पैकेजिंग सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं है, इट्स डायरेक्टली लिंक टू फंक्शन। एक पर्टिकुलर जीन थ्योरेटिकली तो शायद किसी भी क्रोमोसोम पर हो सकता है, लेकिन वो एक्टिव यानी अपना प्रोटीन बनाने का काम जनरली किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर ही करता है। एग्जाम्पल? क्लासिक एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जीन। ये जीन क्रोमोसोम 9 पर लोकेटेड है और वहीं एक्टिव होता है। वही जीन डिसाइड करता है कि ब्लड सेल्स पर ए एंटीजन बनेगा या बी एंटीजन या दोनों ए बी या कोई नहीं ओ। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम 9 से आती है। ठीक है। सिमिलरली, जो जीन सेक्स कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है वो प्राइमरीली एलोसोम्स पर यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर एक्टिव होते हैं। राइट। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एसेंशियली इसी सब को मैप किया था। कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पर कहाँ लोकेटेड है, उस लोकेशन को लोकस कहते हैं। एग्जैक्टली। इसे एक एड्रेस की तरह लिखते हैं, जैसे सोर्स में एग्जांपल है 9p23, लाइक अ स्पेसिफिक जीपीएस कोऑर्डिनेट फॉर ईच जीन। बिल्कुल सही। 9p23 का मतलब है क्रोमोसोम 9, उसकी पी आर्म पर रीजन 2 बैंड 3। ये स्पेसिफिक एड्रेस बताता है कि वो जीन वहां एक्टिव है, वहां फंक्शन कर रहा है। हर फंक्शनल जीन का अपना यूनिक लोकस होता है हमारे जीनोम में। भाग 6, क्रोमोसोम के रीजन्स, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ओके, तो क्रोमोसोम के अंदर भी सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। सोर्स में 2 मेन रीजन्स का मेंशन है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। लेट्स डिफाइन देम। हेटेरोक्रोमेटिन ये क्रोमोसोम का वो रीजन है जो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, कंडेंस्ड होता है। इस डेंस पैकिंग की वजह से यहाँ जो जीन्स होते हैं वो जनरली इनएक्टिवेटेड या ऑफ स्टेट में होते हैं, मतलब उनसे प्रोटीन नहीं बन रहा होता। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी उन्हें इजीली एक्सेस नहीं कर पाती। ओके, टाइटली पैक्ड एंड इनएक्टिव। हाँ, फिर है यूक्रोमेटिन। ये रीजन लूजली पैक्ड होता है। यू का मतलब होता है ट्रू या गुड, इंडिकेटिंग ये फंक्शनली एक्टिव पार्ट है। यहाँ डीएनए एक्सेसिबल होता है और इस रीजन के जीन्स जनरली एक्टिवेटेड या ऑन स्टेट में होते हैं, मतलब उनसे प्रोटीन्स बन सकते हैं। मेक सेंस। एक्टिव रीजन लूज होगा। एक सवाल यहाँ सोचने लायक है ऑडियंस के लिए भी। जो टीलोमियर हमने डिस्कस किया था, क्रोमोसोम का प्रोटेक्टिव एंड कैप, वो कैसा रीजन होगा? हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन? सोचो। लॉजिकली इट शुड बी हेट्रोक्रोमेटिन, राइट? क्योंकि इसका काम प्रोटेक्शन है, एक्टिव जीन एक्सप्रेशन नहीं। तो टाइटली पैक्ड होना लॉजिकल है। सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट रीजनिंग। टेलोमियर्स आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन भी 2 टाइप का होता है। ओ, इसमें भी टाइप्स हैं? हाँ, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये परमानेंटली साइलेंस्ड रहता है, हमेशा टाइटली पैक्ड रहेगा, जैसे टीलोमियर्स और सेंट्रोमियर रीजन्स। इनका रोल मोस्टली स्ट्रक्चरल होता है, जीन एक्सप्रेशन का नहीं। ओके, परमानेंट साइलेंस। दूसरा है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये टेम्परेरीली साइलेंस्ड होता है, मतलब सेल की जरूरत के हिसाब से ये रीजन कभी इनएक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन हो सकता है और कभी एक्टिव यूक्रोमेटिन बन सकता है। ये एक डायनामिक कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सेल को। अच्छा, टेम्परेरी। सोर्स में हाइट ग्रोथ जीन का एग्जाम्पल दिया है इसके लिए।
ग्रोथ ईयर्स में वो जीन एक्टिव रहता है यूक्रोमैटिन स्टेट में, लेकिन अडल्ट होने के बाद इनएक्टिव हो जाता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट में। तो जीन्स को लिटरली ऑन ऑफ किया जा सकता है। पर कैसे? हाउ डज द स्विचिंग हैपन एट अ मोलेक्युलर लेवल? मैकेनिज्म क्या है? इसका एक की मैकेनिज्म है मिथाइलेशन। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक नेकेड इलेक्ट्रिकल वायर है, उस पर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब जीन एक्टिव है। ठीक है। अगर आप उस पर इंसुलेटिंग टेप लगा दें तो करंट रुक जाएगा, मतलब जीन इनएक्टिव हो जाएगा। मिथाइलेशन कुछ ऐसा ही केमिकल प्रोसेस है। एक केमिकल टैग, एक मिथाइल ग्रुप CH3 जब जीन के डीएनए सीक्वेंस पर अटैच हो जाता है तो वो उस जीन को इफेक्टिवली साइलेंस या इनएक्टिव कर देता है। वाओ। और अगर मिथाइल ग्रुप को हटा दिया जाए तो जीन फिर से एक्टिव हो सकता है। दिस इज अ फंडामेंटल वे सेल्स डायनामिकली कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन को बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज या एनवायरमेंटल सिग्नल्स। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल है ये। भाग 7 जरूरी टर्म्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, अब हम सेल डिवीजन के मैकेनिक्स में जाने वाले हैं, तो उससे पहले ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लियर करना। क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लेट्स क्लैरिफाई देम क्विकली। श्योर, इनको सिंपल रखते हैं। क्रोमेटिन ये बेसिकली क्रोमोसोम का अनकंडेंस्ड लूज थ्रेड लाइक फॉर्म है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता इंटरफेस में, डीएनए इसी रिलैक्स स्टेट में रहता है, न्यूक्लियस में जैसे फैला हुआ। ये डीएनए का वर्किंग फॉर्म है जब जीन्स को रीड करना होता है। ओके, लूज फॉर्म। सिस्टर क्रोमेटिड्स जब सेल डिवीजन की तैयारी में डीएनए रेप्लिकेट होता है एस फेज में, तो हर क्रोमोसोम की एक एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बनती है। ये दोनों आइडेंटिकल कॉपीज सेंट्रोमियर पर एक साथ जुड़ी रहती हैं। इन्हीं दो आइडेंटिकल अटैच्ड कॉपीज को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इमेजिन देम एज आइडेंटिकल ट्विन्स होल्डिंग हैंड्स एट द सेंट्रोमियर। आइडेंटिकल कॉपीज अटैच्ड, गॉट इट। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। एक कॉपी मदर से मैटरनल और एक कॉपी फादर से पैटर्नल। फॉर एग्जांपल, क्रोमोसोम 1 जो मदर से मिला 1M और क्रोमोसोम 1 जो फादर से मिला 1F, ये एक होमोलॉगस पेयर है। ठीक है। इन पर सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं, जैसे दोनों पर आई कलर का जीन होगा, लेकिन उन जीन्स के स्पेसिफिक वर्जन्स जिन्हें अलील्स कहते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक पर ब्लू आइज का अलील हो, दूसरे पर ब्राउन आइज का। सो दे आर सिमिलर, कैरी जीन्स फॉर द सेम ट्रेट्स but not necessarily identical in their exact DNA sequence. तो क्विक समरी, क्रोमेटिन लूज वर्किंग डीएनए, सिस्टर क्रोमेटिड्स आइडेंटिकल रेप्लिकेटेड कॉपीज joined together, homologous chromosomes the pair from parents maternal and paternal for the same chromosome number. ये डिस्टिंक्शंस क्लियर हैं। इन टर्म्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने से कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है। भाग 8 सेल साइकिल और माइटोसिस का ओवरव्यू। राइट, अब आते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन पर। हम एक सिंगल सेल जैसे जाइगोट से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वाली कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनते हैं? प्राइमरली एक प्रोसेस से जिसका नाम है माइटोसिस। लेकिन माइटोसिस से पहले सेल एक प्रिपरेटरी साइकिल से गुजरता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेल साइकिल फर्स्ट। बिल्कुल। माइटोसिस जो है वो एम फेज यानी माइटोटिक फेज का पार्ट है। इससे पहले सेल एक लॉन्गर फेज से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के 3 मेन सब स्टेजेस होते हैं। ओके, इंटरफेस क्या है स्टेजेस? पहला है G1 स्टेज यानी गैप 1। इसमें सेल फिजिकली ग्रो करता है, साइज में बड़ा होता है, अपने जरूरी कंपोनेंट्स जैसे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा को डुप्लीकेट करता है, बस डीएनए को छोड़कर। सेल अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। ग्रोथ एंड फंक्शन। फिर आता है एस स्टेज, सिंथेसिस। ये क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। सेल अपने सारे डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। अगर ह्यूमन सेल में स्टार्ट में 46 सिंगल क्रोमोसोम्स थे, तो एस फेज के एंड तक 46 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। हर एक में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई हैं, तो टोटल 92 क्रोमैटिड्स हो गए, बट वी स्टिल काउंट देम एज 46 क्रोमोसोम्स क्योंकि सेंट्रोमेयर अभी भी एक ही है पर रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर। डीएनए कॉपी हो गया। ओके। लास्ट इंटरफेस स्टेज है G2 स्टेज, गैप 2। इसमें सेल थोड़ा और ग्रो करता है, मिटोसिस के लिए जो जरूरी प्रोटीन्स हैं उन्हें सिंथेसाइज करता है, और इंपॉर्टेंटली ये स्टेज एक चेक पॉइंट की तरह भी काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई एरर्स हुई हैं तो उन्हें चेक और रिपेयर करने की कोशिश करता है, बेसिकली प्रूफ रीडिंग। इट इंश्योर्स कि सब कुछ ठीक है डिवीजन के लिए। तो इंटरफेस G1 एस G2 पूरा प्रिपरेशन का टाइम है, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, चेकिंग। इसके बाद आता है एक्चुअल डिवीजन फेज, एम फेज, जिसका मेन इवेंट है माइटोसिस। एग्जैक्टली। और माइटोसिस के 4 मेन स्टेजेस हैं। इनको याद रखने का एक पॉपुलर एक्रोनिम है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। भाग 9 माइटोसिस के फेजेस PMAT। ओके, तो अब इन PMAT स्टेजेस को डिटेल में देखते हैं। लेट्स डाइव इनटू द 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। हम एक सिंपल हाइपोथेटिकल सेल का एग्जांपल यूज करते हैं जिसमें सिर्फ एक होमोलॉगस पेयर है, मान लो 1F और 1M। एस फेज के बाद इसमें रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे, 1F 1F डैश 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स और 1M 1M डैश 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझना आसान होगा। लेट्स वॉक थ्रू PAT, प्रोफेज, पहला स्टेज। इसमें क्या होता है, जो क्रोमैटिन लूज था वो कंडेंस होकर टाइटली पैक्ड विजिबल क्रोमोसोम्स बन जाता है। अब हमें वो एक्स शेप्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लगता है माइक्रोस्कोप में।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, गायब होने लगती है। न्यूक्लियस गायब। हाँ, उसकी बाउंड्री। और सेल के ऑपोजिट एंड्स पोल्स पर सेंट्रियोल्स मूव करते हैं। उनसे माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं। ये प्रोटीन फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स हैं, धागे जैसे। ये स्पिंडल्स आकर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स से अटैच हो जाते हैं। बेसिकली सब सेटअप हो रहा है सेपरेशन के लिए। प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट। मेटाफेज, एम फॉर मिडल। इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स सारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमैटिड पेयर्स को खींचकर सेल के एग्जैक्ट सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन पर अलाइन कर देते हैं। सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस लाइन को मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। बहुत ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ये। अलाइनमेंट एट द सेंटर। गॉट इट। फिर? एनाफेज, ए फॉर अपार्ट। अब एक्शन होता है। स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे होते हैं, और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेंट्रोमियर से लिटरली पुल करके सेपरेट कर देते हैं। अब ये सेपरेटेड क्रोमैटिड्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये न्यूली सेपरेटेड क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। इट्स लाइक अ सेल्युलर टग ऑफ वॉर जो आइडेंटिकल कॉपीज को अलग कर रहा है। सेपरेशन, आइडेंटिकल कॉपीज अलग हो गए। लास्ट स्टेज है। अब क्रोमोसोम्स वापस अनकंडेंस होना शुरू करते हैं, रिलैक्स होकर क्रोमैटिन फॉर्म में जाने लगते हैं। हर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अराउंड नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रीफॉर्म होने लगती हैं। इस स्टेज के एंड तक इफेक्टिवली एक सेल के अंदर 2 सेपरेट न्यूक्लियाई बन जाते हैं। दोनों में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल हैं। Okay, so the PMAT sequence is prophase prepares, condensation, spindle formation, metaphase aligns at the center, anaphase separates, sister chromatids pull apart, and telophase finishes. 2 nuclei form. एक logical flow है पूरा। भाग 10, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो टीलोफेज के एंड में 2 न्यूक्लियाई तो बन गए, लेकिन टेक्निकली सेल अभी भी एक ही है जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। अब ये फिजिकली 2 अलग सेल्स में कैसे डिवाइड होगा? ये प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस, राइट? हाँ, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये यूजुअली माइटोसिस के एंड स्टेजेस में यानी एनाफेज या टीलोफेज के दौरान ही शुरू हो जाता है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के ठीक अंदर एक्टिन प्रोटीन्स की एक रिंग बनती है, उसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं। Contractile ring. हाँ, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है जैसे हम किसी पाउच की ड्रॉ स्ट्रिंग खींच रहे हों। ये मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पिंच करती है, जिससे एक ग्रूव बनता है, उसे कहते हैं क्लीवेज फरो। इवेंचुअली ये फरो इतना डीप हो जाता है कि साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और 2 सेपरेट डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, वो रिंग स्क्वीज करके सेल को बीच से काट देती है एक तरह से। एग्जैक्टली। Got it. So, mitosis, nuclear division, followed by cytokinesis, cytoplasmic division. इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें पेरेंट सेल जितने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 2n is equal to 46 क्रोमोसोम्स, मिटोसिस से 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स 2n is equal to 46 क्रोमोसोम्स ईच बनाता है। बिल्कुल। ये प्रोसेस ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और टिश्यूज की रिपेयर के लिए एसेंशियल है। जरा सोचो, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट दैट डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल इन मिटोसिस? अगर स्किन सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं या कोई चोट हील हो रही है, तो वहां पर एग्जैक्टली सेम टाइप की सेल्स चाहिए ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना क्रिटिकल है बॉडी के लिए? भाग 11, मियोसिस का ओवरव्यू। ओके, मिटोसिस तो हो गया ग्रोथ और रिपेयर के लिए। अब आते हैं दूसरे मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन पर, मियोसिस। ये मिटोसिस से काफी डिफरेंट है, सुना है। इसका पर्पस क्या है? हाँ, मियोसिस काफी अलग है। इसका प्राइमरी पर्पस है स्पेशल सेल्स बनाना जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, यानी सेक्स सेल्स, स्पर्म मेल्स में और ओवा या एग्स फीमेल्स में। ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। गेमीट फॉर्मेशन, ओके। मेन डिफरेंस क्या है माइटोसिस से? The main difference lies in the outcome, specifically regarding the chromosome number. हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स, जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं, वो डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड का मतलब डिनोटेड एज 2n। उनमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं। ह्यूमंस में 2n equals 46 यानी 23 पेयर्स। राइट, 23 पेयर्स। लेकिन गैमीट्स, स्पर्म और ओवा को हैप्लॉइड होना जरूरी है। हैप्लॉइड का मतलब डिनोटेड एज n। उनमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ह्यूमंस में n equals 23, सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम्स, कोई पेयर्स नहीं। हैप्लॉइड क्यों? ये इंपॉर्टेंट है ना। सोचो अगर स्पर्म और एग भी डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम्स होते तो क्या होता? कैटास्ट्रोफी। हाँ, फर्टिलाइजेशन के टाइम जब वो फ्यूज करते तो रिजल्टिंग जाइगोट में 46 + 46 इक्वल टू 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। अगली जनरेशन में 184 क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन डबल होता जाता। ये तो बायोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए हैप्लॉइड गैमीट्स बनना क्रूशियल है। वो इंश्योर करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग में करेक्ट डिप्लॉइड नंबर 23 स्पर्म से प्लस 23 एग से इक्वल 46 रिस्टोर हो जाए। बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है नेचर का। स्मार्ट सिस्टम इंडीड। तो मियोसिस ये हैप्लॉइड गमीट्स कैसे बनाता है? प्रोसेस क्या है? मियोसिस प्रोसेस में भी शुरू में इंटरफेस G1, S, G2 होता है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है। लेकिन इसके बाद जो M फेज मियोसिस है, उसमें 2 कंसेक्यूटिव राउंड्स ऑफ डिवीजन होते हैं, मियोसिस I और मियोसिस II। 2 राउंड्स, ओके।
हाँ, और दोनों राउंड्स में वही बेसिक पीमैट स्टेजेस होते हैं, लेकिन उनमें क्रूशियल डिफरेंसेस होते हैं, स्पेशली मियोसिस 1 में। तो हमारे पास सीक्वेंस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और फिर उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। भाग 12 मियोसिस 1। लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 1 फिर। इसके प्रोफेज 1 में सुना है एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो माइटोसिस में बिल्कुल नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर। ये क्या चीज है? साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 का हाईलाइट है। तो प्रोफेज 1 में माइटोसिस प्रोफेज जैसी कुछ चीजें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, स्पिंडल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ की इवेंट्स डिफरेंट है। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स जैसे रेप्लिकेटेड 1F और 1M एक दूसरे को ढूंढ के पेयर अप करते हैं, साइड बाय साइड लग जाते हैं। इस पेयरिंग प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस पेयर्स साथ आ गए, फिर जब ये पेयर्ड होते हैं तब इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब एक F का एक क्रोमैटिड और एक M का एक क्रोमैटिड, वो अपने सेगमेंट्स यानी पीसेस ऑफ डीएनए एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब? इमेजिन F के क्रोमैटिड का एक हिस्सा टूटकर 1M के क्रोमैटिड पर लग गया और 1M के क्रोमैटिड का करस्पॉन्डिंग हिस्सा टूटकर 1F वाले पर आ गया। इससे जीन्स का शफलिंग हो जाता है, एलील्स के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन क्रोमैटिड्स पर। वाओ, जेनेटिक शफलिंग। हाँ, यही रीजन है कि सिबलिंग्स आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर जेनेटिकली यूनिक होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट दिखते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बाद होमोलोगस पेयर्स, जिन्हें अब टेट्राड्स भी कहते हैं क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं कुछ पॉइंट्स पर। स्पिंडल्स आकर इन पेयर से अटैच होते हैं। दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल फॉर क्रिएटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। वेरिएशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। अमेजिंग। ओके, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1। इसमें क्या होता है? मेटाफेज 1 में ये जो होमोलोगस पेयर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, वो सेल के सेंटर में मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होते हैं। याद करो, मिटोसिस में इंडिविजुअल रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स अलाइन होते थे, यहाँ पूरे पेयर्स लाइन अप होते हैं। पेयर्स अलाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में एंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं और होमोलोगस पेयर्स को सेपरेट करके ऑपोजिट पोल्स पर ले जाते हैं। यहाँ ध्यान देना, सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अपने सेंट्रोमेयर से अटैच रहती हैं। यहाँ पूरा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो अब यूनिक है क्रॉसिंग ओवर के बाद, मूव कर रहा है पोल की तरफ, ना कि इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स। होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहा है। गॉट इट। पेयर सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमैटिड साथ हैं। फाइनली टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। हाँ, पोल्स पर क्रोमोसोम्स पहुंच गए, न्यूक्लियर रिफॉर्म हो सकते हैं या नहीं भी, डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। फिर सेल डिवाइड होता है, साइटोकिनेसिस। रिजल्ट क्या है? मियोसिस आई का। 2 हैप्लॉइड सेल्स, हर सेल में अब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर होमोलोगस पेयर से एक। लेकिन हर क्रोमोसोम अभी भी रेप्लिकेटेड स्टेट में है, यानी 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना है जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब आइडेंटिकल नहीं है। तो मियोसिस आई का मेन काम होमोलोगस पेयर्स को सेपरेट करना और क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, प्लस जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना। भाग 13 मियोसिस 2। ओके, तो मियोसिस आई के एंड में 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए जिनके क्रोमोसोम्स अभी भी रेप्लिकेटेड हैं। अब ये दोनों सेल्स मियोसिस 2 में एंटर करते हैं। एक क्रूशियल पॉइंट यहाँ सोर्स में हाईलाइट किया है, मियोसिस 2 से पहले कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। राइट, बिल्कुल सही। नो एस फेज बिफोर मियोसिस 2। क्रोमोसोम्स ऑलरेडी रेप्लिकेटेड हैं मियोसिस 1 से। मियोसिस 2 बेसिकली माइटोसिस जैसा ही है, बस ये हैप्लॉइड सेल्स में हो रहा है। अच्छा, माइटोसिस जैसा। तो स्टेजेस वैसे ही होंगे? हाँ, स्ट्रक्चरली बहुत सिमिलर है। प्रोफेज 2, हर हैप्लॉइड सेल में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी थी तो वो गायब हो जाती है, स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं और ये स्पिंडल्स रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। ओके। मेटाफेज 2, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों सेल्स में सेंटर लाइन मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस मेटाफेज में होता था। अलाइनमेंट अगेन। फिर एनाफेज 2। एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस बार सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके ऑपोजिट पोल्स पर ले जाते हैं। अब ये इंडिविजुअल अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स बन गए। यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। ओके, एंड फाइनली टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। हाँ, पोल्स पर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स पहुंच गए, उनके अराउंड न्यूक्लियर रिफॉर्म होते हैं और फिर दोनों सेल्स फिजिकली डिवाइड होते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो मायोसिस का पूरा प्रोसेस खत्म होने पर फाइनल आउटकम क्या है? स्टार्ट किया था एक डिप्लॉइड सेल से और एंड में मिलते हैं 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। हर डॉटर सेल में 23 सिंगल अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चारों सेल्स यूनिक हैं एक दूसरे से और पेरेंट सेल से भी, thanks to crossing over and independent assortment in meiosis 1. Wow! So let's summarize the core difference simply. Meiosis 1 separates homologous pairs, reduces chromosome number, creates variation. Meiosis 2 separates sister chromatids like mitosis, but in haploid cells. तो एक diploid cell से शुरू करके 4 unique haploid gametes बन गए. That's the essence of meiosis. Perfectly summarized. अगर सोचो क्रॉसिंग ओवर ना हो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सब गेमीट्स इतने वेरिएड नहीं होंगे, राइट? वेरिएशन कम हो जाएगा काफी। हाँ, वेरिएशन का मेन सोर्स ही हुए। रीकैप सेक्शन। ओके, ये काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। लेट्स क्विकली रीकैप द मेन आइडियाज ताकि सब सॉलिडिफाई हो जाए।
पहले क्रोमोसोम्स, ये बेसिकली टाइटली पैक्ड डीएनए है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप्ड होता है। एंड्स पर प्रोटेक्टिव टेलोमियर्स होते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन से टाइप्स डिसाइड होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ह्यूमंस में। सही। फिर ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं। पहले 22 पेयर्स ऑटोसोम्स जो साइज के हिसाब से नंबर्ड है। 23rd पेयर एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, XX या XY जो सेक्स डिटरमिन करते हैं। Y क्रोमोसोम की रोल प्ले करता है मेल डिटर्मिनेशन में। जीन स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पर एक्टिव होते हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप जीन क्रोमोसोम 9 पर, और जीन की लोकेशन को लोकस कहते हैं, e.g. 9p23। राइट। फिर क्रोमोसोम रीजन्स, क्रोमोसोम्स में एक्टिव रीजन्स यूक्रोमोटिन लूसली पैक्ड और इनएक्टिव रीजन्स हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन परमानेंट, कॉन्स्टिट्यूटिव या टेम्पररी फैकल्टेटिव हो सकता है। मीथिलेशन एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जीन्स को टेम्परली स्विच ऑफ करने का। करेक्ट। कुछ की टर्म्स भी हमने देखे, क्रोमेटिन लूज डीएनए फॉर्म जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सिस्टर क्रोमैटिड्स आइडेंटिकल कॉपीज जो रेप्लिकेशन के बाद बनती हैं और सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर जो पेरेंट्स से मिलता है, एक मैटरनल एक पैटर्नल। फिर आया माइटोसिस, इसका पर्पस है ग्रोथ और रिपेयर। एक साइकिल होता है PM80 प्लस साइटोकिनेसिस। रिजल्ट, एक डिप्लॉयड सेल से 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। की इवेंट, सिस्टर क्रोमैटिड्स एनाफेज में सेपरेट होती हैं। और फाइनली मियोसिस, इसका पर्पस है गैमीट्स स्पर्म ओवा बनाना फॉर रिप्रोडक्शन। 2 साइकिल्स होते हैं, मियोसिस I एंड मियोसिस 2। यूनिक फीचर, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज I में जो जेनेटिक वेरिएशन लाता है। की इवेंट, मियोसिस I में होमोलॉगस पेयर्स सेपरेट होते हैं, सेल्स हैप्लॉइड बन जाती हैं। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होती हैं। रिजल्ट, एक डिप्लॉयड सेल से 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। एक्सेलेंट रीकैप। अब कुछ क्विक रिकॉल क्वेश्चंस लिसनर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। टीलोमियर का मेन फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन फॉर क्रोमोसोम एंड्स। मिटोसिस और मियोसिस का प्राइमरी पर्पस क्या है और उनके फाइनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है सेल नंबर और क्रोमोसोम कंटेंट के टर्म्स में? मिटोसिस ग्रोथ रिपेयर, 1 डिप्लॉयड 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड। मायोसिस गैमीट प्रोडक्शन, 1 डिप्लॉयड 4 यूनिक हैप्लॉइड। गुड। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो क्रॉसिंग ओवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इवोल्यूशन के लिए? Creates genetic variation which is the raw material for natural selection and evolution. बिल्कुल। और लास्ट, इमेजिन तुम ये मिटोसिस का प्रोसेस किसी फ्रेंड को समझा रहे हो तो सिंपल स्टेप्स में कैसे बताओगे? ट्राई करो याद करके। रिकॉल करना कहते हैं, ऐसे मेमोरी स्ट्रांग होती है। Shuffling and separating. काफी कुछ सीखने को मिला। इंडीड, इन प्रोसेसेस की जो प्रिसिशन है, स्पेशली मैकेनिज्म्स लाइक मेथिलेशन जीन कंट्रोल के लिए और क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन के लिए, ये हाईलाइट करती है कि लाइफ मॉलिक्यूलर लेवल पर कितनी फाइनली ट्यून्ड है। व्हाट्स ट्रूली फैसिनेटिंग हियर इज द एलिगेंट बैलेंस जो नेचर मेंटेन करती है। स्टेबिलिटी, मिटोसिस से बॉडी सेल्स को कंसिस्टेंट रखना, और वेरिएशन। सही कहा। और एक फाइनल थॉट लिसनर्स के लिए, जब हम टीलोमेयर्स के रोल को एजिंग में समझते हैं और सेल डिवीजन की इस प्रिसिजन को देखते हैं, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो इन प्रोसेसेस को पोटेंशियली मैनिपुलेट कर सकती हैं, जैसे टीलोमेयर लेंथ को एक्सटेंड करना या सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, वो ह्यूमन हेल्थ और लाइफ स्पैन को कैसे इंपैक्ट कर सकती हैं, इसके बारे में सोचने पर क्या पॉसिबिलिटीज और शायद कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी सामने आते हैं। कुछ फूड फॉर थॉट। आज के लिए बस इतना ही। होप ये एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल और यूजफुल लगा होगा।